नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में है, लेकिन बिहार के 40 में से कुछ सीटों के ऊपर बीजेपी काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। 40 में से कितने सीटों के ऊपर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है सर? नहीं, देखिए सौरभ, आपको पता है कि अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में 40 में से 40 सीटें हमें जीतनी है। 2019 में जब एनडीए अलायंस था, नीतीश कुमार भी साथ थे, तो 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती और उनमें से 16 सीटें जेडीयू की थी। आपको पता है कर्नाटक चुनाव के बाद जो नतीजे आए, कई तरीके के कयास चल रहे हैं। नीतीश कुमार विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी बिहार में नुकसान नहीं चाहती है। लेकिन मैंने बीजेपी के कई नेताओं से या उनकी जो सर्वे टीम है उनसे बातचीत की, जिससे ये पता चलता है 9 सीटें ऐसी हैं जहां बहुत ही तगड़ी लड़ाई होनी है 2024 में। 9 सीटों के ऊपर, 9 सीटों पर, और यहाँ नतीजे कुछ भी आ सकते हैं, इसलिए वहां अधिक मेहनत की जा रही है। अब देखिए, यह मानने का आधार क्या है? मानने का आधार है 2014 का लोकसभा चुनाव। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी लहर चल रही थी। मोदी लहर का प्रभाव दिख रहा था, लेकिन 2014 में नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, अकेले लड़ रहे थे। सीपीआई के साथ तालमेल था और आरजेडी अलग लड़ रहा था कांग्रेस के साथ। बीजेपी, आरएलएसपी, एलजेपी एक साथ थी। तो 2014 के चुनाव में 40 में से 31 सीटें एनडीए अलायंस ने, मतलब बीजेपी ने, आरएलएसपी ने और एलजेपी ने जीती थी, जिनमें 22 सीटें थी बीजेपी की, 6 सीटें थी एलजेपी की और 3 सीटें थी आरएलएसपी की। 9 सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल कर ली थी। और महागठबंधन ना कहें, क्योंकि नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे। 2 सीटों पर नीतीश कुमार ने, 4 सीटों पर आरजेडी ने, 2 सीटों पर कांग्रेस ने और 1 सीट पर एनसीपी ने। तो देखिए, इन 9 सीटों का जब आकलन किया जाता है, क्योंकि अब नीतीश कुमार और लालू यादव एक हो गए हैं, तो बीजेपी यह देख रही है कि कैसे 2014 में इन सीटों पर मुझे हार मिली। देखिए, इन 9 सीटों में से 1 सीट, अब देखिए नीतीश कुमार अलग हैं, इन 9 सीटों में से 1 सीट अररिया अभी भाजपा जीती हुई है। लेकिन यदि इन 9 सीटों का हम हिसाब देखते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अररिया को छोड़ दें तो बाकी सीटें बीजेपी ने जेडीयू के ही हवाले कर दिया लड़ने को, जिनमें किशनगंज को छोड़कर सभी सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल कर ली। तो यह सीटें मुश्किल भरी सीटें हैं बीजेपी के लिए। और जब लालू यादव, नीतीश कुमार एक हो जाते हैं, एक हो गए हैं, 2014 के नतीजे भी बता रहे हैं कि इन 9 लोकसभा क्षेत्रों में लालू यादव के, नीतीश कुमार के और कांग्रेस के ठीक ठाक वोट थे, और जब ये एक होते हैं तो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाते हैं महागठबंधन वाले। और इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने कभी चुनाव भी नहीं लड़ा है। नालंदा को ही देख लीजिए, कई लोकसभा चुनावों का इतिहास आप देखेंगे, वहां बीजेपी लड़ी ही नहीं है, तो वहां तैयारी दूसरे तरीके से करनी है। देखिए, एक एक सीट की यदि हम चर्चा करें, यदि नालंदा की हम बात करें तो 2014 में क्या हुआ था? नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे, बावजूद इसके नालंदा जो सीट है नीतीश कुमार की सीट कही जाती है, नीतीश कुमार का गृह जिला है। कौशलेंद्र कुमार जेडीयू वाले चुनाव जीत गए थे 2014 में 3,21,982 मत आए थे। और देखिए, बीजेपी ने स्वयं नहीं लड़ा था, बीजेपी ने एलजेपी के डॉक्टर सत्यानंद शर्मा को टिकट दिया था। यह सही है, बहुत ही कांटे का मुकाबला हो गया था। तो 3,21,982 मत लाकर जेडीयू जीता था, और एलजेपी वाले सत्यानंद शर्मा 3,12,355 मत लाकर चुनाव हार गए थे। मतलब 9,000 से भी कम मतों के अंतर से, 8,000 मतों के करीब से। लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार आशीष रंजन सिन्हा, जो बिहार पुलिस के एक्स डीजीपी थे, जाति के कुर्मी, उन्हें भी 1,27,270 मत आ गया था। तो देखिए, समझने की बात क्या है और बीजेपी की परेशानी क्या है। बीजेपी मानती है कि 2014 के चुनाव में भी जो सवर्ण जातियां हैं
वह बीजेपी समर्थित बीजेपी अलायंस एलजेपी के उम्मीदवार को वोट देती थी। लेकिन आरजेडी के आशीष रंजन सिन्हा को जो 1,27,270 मत आ गए थे, उनमें कुर्मियों का मत अधिक नहीं था, जबकि आशीष रंजन सिन्हा कुर्मी थे, उसमें यादवों का मत अधिक था। तो अब नीतीश कुमार और लालू यादव एक हो गए हैं, इसलिए नालंदा की लड़ाई फिर से कठिन होगी, चाहे आरसीपी सिंह लड़े या कोई और लड़े। आरसीपी सिंह आज ही पटना पहुंचे हैं, वे कहां से चुनाव लड़ते हैं, नालंदा से लड़ते हैं कि मुंगेर से लड़ते हैं। और यह भी देखने की बात है कि कहीं नालंदा लड़ने के लिए स्वयं नीतीश कुमार आगे आ गए तब क्या होगा। अब देखिए, हम आगे सीट की बात करें, सुपौल की बात करते हैं। सुपौल में 2014 में रंजीता रंजन, पप्पू यादव की पत्नी, कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत गए। 3,32,927 मत आए थे। ध्यान दीजिएगा, बीजेपी लड़ रही थी, मोदी का लहर था, लेकिन बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे सुपौल में भी। तो सुपौल में 2014 में दूसरे नंबर पर जेडीयू के दिलेश्वर कामत थे, जिन्हें 2,73,255 मत आए थे, जो 2019 में एनडीए अलायंस में जेडीयू के सांसद बने हुए हैं। ठीक है ना। तीसरे नंबर पर बीजेपी रह गई सुपौल में। हाँ, 2014 में कामेश्वर चौपाल 2,49,693 मत। तो जब बीजेपी के जो थिंक टैंक है वो जोड़ते हैं कि रंजीत रंजन को मिले मत और दिलेश्वर कामत को, मतलब नीतीश कुमार का वोट बैंक वहां वो कहते हैं ना, पचपना वो हैं। अब अररिया का ही देख लीजिए। अररिया में आपको मालूम है 2019 में तो प्रदीप सिंह जीत गए चुनाव, इसलिए मैंने कहा कि एक सीट बीजेपी के पास। लेकिन 2014 के नतीजे को जब एनालाइज करती है बीजेपी तो परेशान होती है। तस्लीमुद्दीन चुनाव जीते थे, बाद में बाईपोल हुआ, फिर वहां सरफराज आलम जीते। तो तस्लीमुद्दीन को 4,07,978 मत आए थे। हाँ, यहाँ बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, जो 2019 में नंबर 1 हो गई नीतीश कुमार के सहयोग से। तो प्रदीप कुमार सिंह को 2014 में 2,61,474 मत आए थे। लेकिन जेडीयू जो अकेले लड़ रही थी, उनके उम्मीदवार विजय कुमार मंडल को भी 2,21,769 मत आए थे। तो अब जब नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर चले गए हैं, विजय कुमार मंडल जो अकेले नीतीश कुमार लड़ रहे थे, उनके मतों को जोड़ा जाता है तो बीजेपी की परेशानी बढ़ जाती है। तो देखिए, अब किशनगंज तो मुश्किल सीट है ही। तो किशनगंज में आपने देखा है कि 2019 में गिरते लुढ़कते चुनाव जीत गए थे मोहम्मद जावेद, वहां ओवैसी फैक्टर ने बहुत काम किया था। तो 2019 में क्या हुआ, असरारुल हक कांग्रेस के चुनाव जीते 4,93,461 मत लाकर। दूसरे नंबर पर बीजेपी दिलीप जायसवाल 2,98,849 मत लाकर। और तीसरे नंबर पर अख्तरुल ईमान, जो अभी AIMIM की चीफ है बिहार के, वे जेडीयू के उम्मीदवार थे, वे 55,822 मत लाए थे। तो 2024 में कांग्रेस ही लड़ेगी। और यहाँ बीजेपी के लिए देखिए, कहा जा रहा है दिलीप जायसवाल चुनाव वहां नहीं लड़ना चाहते हैं, पार्टी आदेशित कर देगी तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। वो पूर्णिया की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए, अब आगे कटिहार की हम बात करते हैं। कटिहार में तारिक अनवर एनसीपी, तब एनसीपी से चुनाव जीते 4,31,292 मत लाकर। यहां भी बीजेपी निखिल चौधरी दूसरे नंबर पर थे 3,16,552 मत लाकर। लेकिन जेडीयू वाले राम प्रकाश महतो 1,07,65 मत ले आए थे। तो तारिक अनवर का जीत हार का फासला बहुत बड़ा नहीं रहा है। और पिछले बार भी आपने देखा कि यहाँ जेडीयू वाले दुलालचंद गोस्वामी ही चुनाव जीते। तो बीजेपी का मानना है कि यह कठिन सीट है और यहाँ लड़ाई यदि जेडीयू और आरजेडी, हाँ, तब यह लड़ाई मुश्किल होगी। अब पूर्णिया देखिए, पूर्णिया दूसरी वो सीट थी 2014 में जिसे नीतीश कुमार ने अकेले जीत लिया था। संतोष कुशवाहा 4,18,826 मत लाकर। तो यहाँ नीतीश कुमार का वोट बैंक। अब देखिए संतोष कुशवाहा क्या करती है, देखने वाली बात होगी। 2014 में बीजेपी के उदय सिंह, जो 2009 में सांसद थे, वे चुनाव हारे थे। उदय सिंह, उन्हें 3,02,157 मत आया था।
और यह सीट कांग्रेस को मिली थी महागठबंधन में, आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन में, अमरनाथ तिवारी 1,24,344 मत। तो आप देख लीजिए, संतोष कुशवाहा और कांग्रेस के मत को जोड़ लेते हैं तो फिर यहाँ लड़ाई बहुत कठिन दिखती है बीजेपी के लिए। खबर ये भी आ रही है कि संतोष कुशवाहा इधर उधर हुए तो पप्पू यादव मधेपुरा नहीं पूर्णिया आ सकते हैं यदि महागठबंधन में बात बन जाती है तो। अब मधेपुरा देखिए, मधेपुरा का नतीजा भी 2014 चौंकाने वाला था, इसीलिए बीजेपी परेशान होती है। पप्पू यादव चुनाव जीत गए थे आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में, 3,68,937 मत आए थे। दूसरे नंबर पर जेडीयू के शरद यादव थे और उन्हें भी 3,12,728 मत आए थे। लोग कहते हैं कि शरद यादव को जो मत मिले थे उनमें यादवों का मत कम और पचपनिया पचफोरना का मत अधिक था, जो नीतीश कुमार का आधार वोट है। तो आप आरजेडी और जेडीयू के वोट बैंक को जोड़ लेते हैं तो वो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। बीजेपी के देखिए, तब बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ बाहर से मंगाए गए थे। विजय कुशवाहा, रेणु कुशवाहा के हस्बैंड, उन्हें मात्र 2,52,534 मत मिले थे। तो मधेपुरा की सीट जिसके बारे में कहा जाता है रोम पोप का मधेपुरा गोप का, वह एक कठिन सीट। भागलपुर देखिए, भागलपुर में शैलेश मंडल एलियस बुलो मंडल चुनाव जीते थे आरजेडी के 3,67,623 मत लाकर, और बीजेपी के शाहनवाज हुसैन चुनाव हार गए थे 2014 में 3,58,138 मत लाकर, मतलब 10,000 से भी 9,000 से करीब 9,000 मतों के अंतर से चुनाव हार गए थे। लोग कह रहे चुनाव जीत रहे थे शाहनवाज हुसैन, लेकिन तभी गिरिराज सिंह ने पड़ोस के एक लोकसभा क्षेत्र में पाकिस्तान भेज देंगे जैसा भाषण दे दिया था। इसके बाद वहां का माहौल खराब हो गया था। शाहनवाज हुसैन को जो मुसलमान वोट देना भी चाहते थे वो भिदक गए थे। लेकिन याद रखिए, जेडीयू के अबू कैसर को 1,32,526 मत आए थे। तो 2024 में भागलपुर की लड़ाई भी आपने देखा कि 2019 में भागलपुर भी जेडीयू को ही लड़ने के लिए दिया बीजेपी ने। आपने देखा कि मधेपुरा को लड़ने के लिए जेडीयू को ही दिया बीजेपी ने। आपने देखा पूर्णिया लड़ने के लिए जेडीयू को ही दिया बीजेपी ने। कटिहार जेडीयू को ही दिया बीजेपी ने। किशनगंज भी जेडीयू को ही दिया था लेकिन हार गए। अररिया में सिर्फ बीजेपी, सुपौल में हमने बताया ही कि जेडीयू। अब देखिए, भागलपुर के बारे में और कहने, शाहनवाज हुसैन को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हैं कि वो चुनाव लड़ना ही लड़ना चाहते हैं। शैलेश मंडल एलियस बुलो मंडल जो 2014 में जीते थे, उनको लेकर कई तरीके की चर्चाएं हैं। और अभी जो मौजूदा सांसद हैं अजय मंडल जेडीयू को, उनको लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं और अफवाह हैं। बांका की बात कर ले, जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के चुनाव जीते थे 2,85,150 मत लाकर, और बीजेपी की पुतुल सिंह चुनाव हार गई थी 2,75,006 मत लाकर, मतलब 10,000 मतों से। तो देखिए, यहाँ जेडीयू समर्थित सीपीआई से समझौता था नीतीश कुमार का। संजय यादव 2,20,708 मत ले आए थे। तो देखिए, यह सीट भी टफ है बीजेपी के लिए। 2019 में गिरिधारी यादव, फिर से आपको हम याद दिलाते हैं, बीजेपी ने अपने अलायंस में बांका भी जेडीयू को ही लड़ने के लिए दिया और जेडीयू ने जीत दिखाई। तो आगे नालंदा की बात हम कर ही लिए। तो इस बात को समझना है कि ये जो इलाका है सीमांचल का, ये जो इलाका है कोसी का, और 2014 में एक काम और किया था लालू यादव ने कि तस्लीमुद्दीन को, तारिक अनवर को, उधर बुलो मंडल को, पप्पू यादव को, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ला दें। तो इसका परिणाम भी निकला कि मोदी लहर बिहार के शेष हिस्से में, नालंदा को छोड़कर, बिल्कुल प्रभामंडल बिखर गया था, लेकिन इस हिस्से में रुक गया था। इसलिए आप याद कीजिए कि जब अमित शाह ने बिहार की यात्रा शुरू की एनडीए सरकार गिरने के बाद, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले सीमांचल का ही चयन किया। और जब महागठबंधन की पहली रैली हुई तो भी सीमांचल में हुई। तो आज हमने 9 सीटों की चर्चा की है जहां बीजेपी भी मानती है कि ये सीटें हमारे हाथ से निकल सकती है। यहाँ मुकाबले, मतलब हम यहाँ जीत नहीं सकते हैं, और यदि जीतना है तो हमें बहुत मेहनत करनी है। ठीक है ना। बाकी आगे वीडियो में हम उन सीटों की भी चर्चा करेंगे जहां बीजेपी मान रही है कि ठीक ठाक फाइट होगा।
चलिए, तो 40 में से इन 9 सीटों के ऊपर बीजेपी को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।